44446 पर आप मुझे व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं। देखिए, चलते हैं आज के हमारे टॉपिक। जैसा कि हमने राजस्थान की ज्योग्राफी की क्लास जो है हमारी शाम को 4 बजे हमेशा होती है, और ये जो ज्योग्राफी है आपने कई बार किताबों से भी पढ़ी होगी, कई कोचिंग भी की होगी, लेकिन इस ज्योग्राफी को जो है हम थोड़ा एग्जाम के ओरिएंटेड से देखेंगे कि आपके एग्जाम में किस प्रकार के सवाल ज्योग्राफी से आते हैं, उस सब के बारे में बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश, सबसे पहले भौतिक प्रदेशों का जो गठन होता है ना, वो एक एक कहते हैं एक औसत फैक्टर, औसत कारकों पर जो है भौतिक प्रदेशों का गठन होता है। जैसे कि किसी क्षेत्र में अलग प्रकार की मिट्टी होती है, किसी क्षेत्र में अलग प्रकार की वर्षा यानी वर्षा कम ज्यादा होती है, किसी क्षेत्र की जलवायु अलग प्रकार की होती है, वहां पर पाए जाने वाले जो लोग हैं उनका जनजीवन जो है उससे जुड़ा हुआ वो डिफरेंट तरीके का होता है, वहां पाई जाने वाली वनस्पति अलग प्रकार की होती है। तो मोटे रूप से इन 4-5 फैक्टर पर, मोटे रूप से इन 4-5 फैक्टर, जैसे राजस्थान है हमारा, ये जो प्यारा राजस्थान है, इस राजस्थान में भी आप देखोगे कि राजस्थान में सब जगह एक तरीके की मिट्टी नहीं है, सब जगह एक प्रकार की जलवायु नहीं है, सभी जगह एक प्रकार की वनस्पति नहीं है, तो अलग अलग है। तो इनका क्लासिफिकेशन जो है वो एक औसत फैक्टर, एक औसत कारकों के आधार पर किया जाने लगा और किया गया। तो राजस्थान में मुख्य रूप से 4 भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किया गया कि राजस्थान में 4 ऐसे प्रदेश है, अगर उनको एक जगह लिखा जाए और इसमें उन जिलों को शामिल किया जाए तो लगभग उन जिलों में एक जैसी विशेषता मिलेगी, लगभग उन जिलों में एक जैसी विशेषता मिलेगी। जैसे ये 4 भौतिक प्रदेश कौन से हैं? एक है जैसे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, एक जिसका नाम रखा अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, एक रखा पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, और एक रखा दक्षिणी पठारी प्रदेश। यानी कि राजस्थान में 4 भौतिक प्रदेश हैं। इन चारों में जो जिले शामिल किए जाते हैं, इन चारों में जैसे मरुस्थलीय प्रदेश, आप देखोगे कि ये हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। यहां से मैं एक मिनट, यहां से मैं इस प्रकार से आगे जाऊं, ठीक है, ये हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, और इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में टोटल 12 जिले राजस्थान सरकार शामिल करती है। कितने जिले शामिल करती है? 12 जिले, 12 जिले, ठीक है। और इन 12 जिलों में आप जाओगे तो एक जैसी, लगभग एक जैसी वनस्पति, आपको लगभग एक जैसी वनस्पति, एक जैसी जलवायु, लगभग, हालांकि इसको सब फैक्टर में भी बांटा जाता है, एक जैसी जलवायु, एक जैसी वर्षा, ठीक है, और जनजीवन आमतौर पर एक जैसा देखने को मिलेगा। मिट्टी लगभग एक, कुछ जगह पर छोटी मोटी बदलती रहती है, लेकिन लगभग एक प्रकार की देखने को मिलेगी। राजस्थान का सबसे बड़ा, आप मैप में देखोगे कि राजस्थान का सबसे बड़ा ये प्रदेश है हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, फिर बीच पर अरावली है, फिर आप देखोगे कि इस तरह पूर्वी मैदानी जो नदियों द्वारा बनाया गया है, और यहाँ पर हाड़ौती का पठार जो है, जो मालवा के पठार यानी दक्कन के पठार का हिस्सा है, जहां पर काली मृदा पाई जाती है, ये हमारा हाड़ौती प्रदेश, ठीक है। तो एक एक कर हम जो है हमारे भौतिक प्रदेश को देखेंगे, और राजस्थान की 50% ज्योग्राफी यहाँ से कंप्लीट हो जाती है। और आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात करेंगे, और आप देखोगे कि राजस्थान का ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, सबसे पहली बात, ये आया कहां से, ठीक है, ये आया कहां से? पहला सवाल तो ये, क्या ये किसी का हिस्सा था? आपने देखा होगा कि एक आपने सिद्धांत पढ़ा होगा, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। जर्मन के एक व्यक्ति है वेगनर साहब, ठीक है, और वेगनर महोदय ने महाद्वीपीय विस्थापन का ये सिद्धांत दिया था, और इनका मानना था कि पहले प्रारंभ में विश्व के जो सभी महाद्वीप थे वो एक जगह स्थित थे, और इस महाद्वीप का नाम था पेंजिया, और इसके आसपास जहां पर भी जल था उसका नाम था पैंथलासा। इसका नाम क्या था? पैंथलासा। तो विश्व के सभी जो आजकल 7 महाद्वीप है वो एक जगह थे, जिसे पेंजिया कहा जाता था, और उसके आसपास जो सागर होता था उसे पैंथलासा सागर कहा जाता था।
लेकिन पृथ्वी के अंदर गहराई में आपने देखा होगा कि ज्वालामुखी जो है, ज्वालामुखी लावा है, तो एक हलचल होती है, एक संवहनीय तरंगों का विकास होता है। इसके कारण जो है इस महाद्वीप में गति प्रारंभ होती है, गति प्रारंभ होती है क्योंकि ये दुर्बल मंडल के ऊपर ये तैर रहा है, ये जो महाद्वीप है ये तैर रहा है, गति प्रारंभ होती है। और जब गति प्रारंभ होती है तो पहली बार जो है प्लेट का विभाजन दो भागों में होता है, प्लेट का विभाजन दो भागों में होता है। उत्तर वाला भाग जिसे कहा गया था वो था अंगारा लैंड। क्या कहा गया था? अंगारा लैंड। उत्तर वाले भाग को क्या कहा गया था? अंगारा लैंड। इस प्रकार से कुछ था, उत्तर वाले भाग को क्या कहा गया था? अंगारा लैंड। और नीचे वाले भाग को कहा गया था, नीचे वाले भाग को कहा गया था गोंडवाना लैंड। क्या कहा गया था? गोंडवाना लैंड, ठीक है, या गोंडवाना भूमि। और इनके बीच में एक समुद्र आया था, तैतीस सागर। क्या नाम था? तैतीस सागर नाम का ये समुद्र आया था, बीच में तैतीस सागर। और भारत की उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से ही मानी जाती है। किससे मानी जाती है? दक्षिण वाले भाग गोंडवाना। यदि भारत की उत्पत्ति गोंडवाना से मानी जाती है तो राजस्थान की उत्पत्ति भी किससे मानी जाती है? गोंडवाना से ही मानी जाती है। अब फिर इसमें विभाजन हुआ जिसे आप प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के माध्यम से पढ़ते हैं। और आज का जो ये विश्व है हमें देखने को मिलता है, नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर यूरोप, एशिया वगैरह है, ठीक है, अफ्रीका है, साउथ अमेरिका और भी। यहाँ पर हमारा इंडिया है और यहाँ पर हमारा इंडिया के इधर पश्चिमी भाग में है राजस्थान। क्या है? राजस्थान। इस राजस्थान में ये जो राजस्थान वाली भूमि जो थी, राजस्थान और पाकिस्तान इस तरफ वाली भूमि थी, यहाँ पर पहले 33 सागर हुआ करता था। क्या हुआ था? 33 सागर हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे जो है ये 33 सागर जो है वो इस भूमि से पीछे हटता गया, इस भूमि से पीछे हटता गया। और जब ये भूमि से पीछे हटा तो यहाँ पर आप देखोगे कि मरुस्थल का रूप, पानी चला गया तो नीचे क्या था? रेतीली मृदा थी। आज भी आप देखो रेतीली मृदा यहाँ तो मरुस्थल में देखने को मिलती है, या समुद्र के तट पर आप जाओगे वहां पर रेत देखने को मिलती है। तो आप देखोगे कि ये जो है 33 सागर धीरे धीरे पीछे हटने लगा और ये भूमि खाली हो गई। और जब ये भूमि खाली होगी तो रेत थी, रेत के कारण क्या बना? ये रेगिस्तान बन गया, ये रेगिस्तान बन गया। और इसी रेगिस्तान को जिसे हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कहते हैं, और ये 33 सागर किसका अवशेष माना जाता है? 33 सागर का अवशेष माना जाता है। और ये जो 33 सागर जब पीछे हटा था तो इसी बीच में आप देखोगे कि ये जो अफ्रीका में जो रेगिस्तान बना, जिसे सारा मरुस्थल कहते हैं, जिसे वैज्ञानिक कहते हैं पोलियो या पेलियो आर्कटिक मरुस्थल कहते हैं, अफ्रीकी मरुस्थल, इसका हमारा पूर्वी विस्तार ये राजस्थान है, ठीक है। ये जो मरुस्थल है वो अफ्रीका से होता हुआ सऊदी अरब, इराक, ईरान, पाकिस्तान में चोलिस्तान कहते हैं, वहां से होता हुआ ये राजस्थान के भाग में आया है। ये हमारा पश्चिमी, जिसे हम कहते हैं थार का मरुस्थल, पाकिस्तान वाले लोग कहते हैं चोलिस्तान, ईरान वाले कहते हैं बाब अल दस्तूर, बाब अल मंबेद ये कहते हैं, ठीक है। सऊदी अरब में अलग कहते हैं और अफ्रीका में कहते हैं सारा। तो पहली बात तो ये कि 33 सागर का अवशेष है, और दूसरा ये किसका भाग है? पेलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का ये भाग है, ठीक है। एक चीज ये ध्यान में रखनी है, पाकिस्तान में इसे चोलिस्तान कहा जाता है और राजस्थान में मुख्य रूप से इसे थार का मरुस्थल या भारत में थार का मरुस्थल कहा जाता है। इसकी लंबाई देखोगे तो 640 किलोमीटर ये लंबा है, और इसकी चौड़ाई जो है वो लगभग 300 किलोमीटर के आसपास जो है ये चौड़ा है, और 640 किलोमीटर ये लंबा है। इसमें राजस्थान के कुल 12 जिले जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, जालोर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, ठीक है, हनुमानगढ़ और गंगानगर, ये जो 12 जिले हैं यहाँ पर हमारा ये रेगिस्तान जो है विस्तारित है। ये देखोगे आप 12 जिले जो है यहाँ पर हमारा ये रेगिस्तान जो है पूरा विस्तारित है, ठीक है, जिसे हम थार का मरुस्थल कहते हैं। और आप देखोगे कि इन 12 जिलों में ये जो पूरा एरिया है, 12 जिलों वाला ये जो पूरा एरिया मैं इस प्रकार से बांट दूं, ये देखो, ये जो अरावली में बांट दूं इस प्रकार से, यहाँ पर मैं बांट दूं कि ये अरावली है, ठीक है, ये कौन सा भाग है? अरावली है। और अरावली के इस तरफ, अरावली राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। पश्चिमी मरुस्थल आप देखोगे कि यहाँ पर टोटल 12 जिले, कितने जिले हैं? 12 जिले। और राजस्थान के एरिया की बात करें तो राजस्थान का लगभग 61.11% जो एरिया है वो इस थार के मरुस्थल के रूप में विस्तारित है। यानी राजस्थान का जो 3,42,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया है उसमें से लगभग 2,09,142 वर्ग किलोमीटर का एरिया तो राजस्थान का रेगिस्तान है, ठीक है। लगभग 61.11% तो क्या है? राजस्थान का ये रेगिस्तानी भाग है।
जहां पर राज्य की कुल 40% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान की कुल 40% जनसंख्या इस क्षेत्र में निवास करती है। और पूरे भारत में आप देखोगे, देखो वैसे तो थार का मरुस्थल माना जाता है कि थार का मरुस्थल जो है ना, एक चीज और बता दूं कि थार का मरुस्थल केवल राजस्थान में नहीं है, ठीक है। थार का मरुस्थल जो है वो राजस्थान में है, गुजरात में है, हरियाणा में है और पंजाब में भी अवशेष माने गए। इसके 4 जिलों में ये पड़ता है, ठीक है। इसमें राजस्थान की बात कर रहे हैं तो राजस्थान का टोटल 61% जो एरिया है वो थार के मरुस्थल में है, जहां पर 40% जनसंख्या निवास करती है। और भारत के कुल जो है 142 जो डेजर्ट ब्लॉक है उसमें से 85 डेजर्ट ब्लॉक जो है वो राजस्थान में है, ये ध्यान में रखना है। ये जो है विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है, जहां पर विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता भी पाई जाती है। और यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी है, सर्वाधिक जो है जनसंख्या घनत्व भी है, ये ध्यान में रखना है। लेकिन इसका ढाल देखोगे तो इसका ढाल जो है पूर्व से पश्चिम की ओर इसका ढाल है, इस प्रकार से है, और उत्तर से दक्षिण की तरफ है, ठीक है। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर इस मरुस्थल का ढाल जो है ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़े इस प्रदेश की यदि बात करें हम, जैसे इस प्रदेश की बात करें तो इस प्रदेश में आप देखोगे कि ये जो है हमारे 12 जिलों वाला ये थार का मरुस्थल है। यहाँ पर हम मिट्टी देखें, यहाँ पर मिट्टी है तो कौन सी मिट्टी है, रेतीली मृदा है, जिसके कण बहुत एक दूसरे से बहुत छोटे छोटे हैं। और गठीली मृदा नहीं है, बिखरी हुई मृदा है, कैसे हाथ में लोगे और छोड़ दोगे तो बिखर जाएगी। तो यहाँ की आप मिट्टी देखोगे तो वो कैसी है, रेतीली है, बलुई है और लवणीय है। लवण आप देखोगे कि NaCl सोडियम क्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है, जिसमें जैविक पदार्थों की कमी है और लवणता अधिक है। जैविक पदार्थ होंगे ही नहीं, वनस्पति है नहीं तो जैविक पदार्थ होंगे कहां से। ये 12 जिलों की हमारी जो मिट्टी है वो मुख्य रूप से आप देखोगे तो रेतीली मृदा है, ठीक है। यहाँ जो वर्षा देखने को मिलेगी वो 20 से 50 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होगी, जो बहुत ही कम है, ठीक है। 20 से 50 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होगी, जो बहुत ही कम है। कारण के रूप में कई प्रकार बताए जाते हैं। कारण में आपको कुछ बता दो कि राजस्थान के मरुस्थलीय भाग में वर्षा कम होने के कारण क्या है। जैसे एक दो चीज तो आपको पता है, लेकिन कुछ और चीजें क्लियर करवा लो। एक तो जैसे अपना ये राजस्थान है तो बीच में अरावली है। जब ये दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ से आता है, हिंद महासागर से होता हुआ यहाँ से आता है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर पश्चिमी घाट है भारत के और यहाँ पर पूर्वी घाट है। तो यहाँ से दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक चला जाता है अरब सागर की शाखा की ओर, क्योंकि अरब सागर है, और एक जिसे कहते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा की ओर, ठीक है, खाड़ी की शाखा की ओर। अब ये वापिस जो शाखा है वो यहाँ हिमालय से टकराती है, यहाँ खूब बारिश करती है, फिर इसकी दिशा जो है इस तरफ हो जाती है, अरब सागर जो है इसकी एक जो शाखा है वो यहाँ से टकराती है, एक यहाँ पे टकराती है, और एक जो है कच्छ के रेगिस्तान से होते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है। लेकिन राजस्थान में प्रवेश करते हुए वो चली जाती है हिमाचल प्रदेश में, और यहाँ पर जो है हिमालय से टकराती है। राजस्थान में बारिश जो है वो नाम मात्र की करती है, क्योंकि एक तो अरावली जो है वो इन पवनों के समानांतर दिशा में, यहाँ से भी ऐसे भी आती है तो यहाँ से ऐसे चली जाती है समानांतर दिशा में। दूसरा, जब ये अगर बादल प्रवेश भी करते हैं तो यहाँ पर क्या है, रेगिस्तान है, इस भाग में क्या है, रेगिस्तान है, और रेगिस्तान के कारण यहाँ की जलवायु गर्म है। तो बादलों के बीच में जो पानी जो होता है ना, वो भी गर्म के कारण जो क्या होता है कि संतृप्त नहीं हो जाते, बादल असंतृप्त होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, पानी की बूंदे, बादलों में पानी की बूंदे है, ठीक है, एक कंसेप्ट समझाता हूं साइंस में। बादलों में क्या है, पानी की बूंदे है, ठीक है, पानी की बूंदे है। ये जो है छोटे छोटे कण है, ये नीचे तभी गिरेंगे जब ये जुड़कर थोड़े बड़े हो जाएंगे। बड़े हो जाएंगे तो इसमें भार आएगा, और भार होने के कारण गुरुत्वाकर्षण का बल लगेगा और ये जो है नीचे गिरेंगे, और हम कहते हैं बारिश। और इनको जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको जुड़ने के लिए हवा कैसी होनी चाहिए, ठंडी होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप फ्रिज में जो है पानी रखो, तो फ्रिज में पानी है, फ्रिज के अंदर ठंडा माहौल है, तो फ्रिज में क्या हो जाएगा, बर्फ होते ही आप देखोगे कि वजनदार हो गया, बर्फ हो गया। लेकिन आप गर्म रखो, लेकिन ये बादल जब राजस्थान में प्रवेश करते तो क्या हो जाता है, यहाँ पर गर्म हवा है, गर्म हवा होने के कारण ये जो कण है वो एक दूसरे से और ज्यादा दूर भागते हैं, जुड़ते नहीं है, जुड़ेंगे तो नीचे गिरेंगे, ठीक है। और जुड़ने के लिए ठंडे प्रदेश, आप देखोगे कि राजस्थान में पहाड़ों में बारिश होती है,
लेकिन मरुस्थल में कम होती है। पहाड़ों में बारिश क्यों होती है? क्योंकि पहाड़ों में जो है ठंडा माहौल होता है, इसके कारण जो है बूंदे एक दूसरे से जुड़ जाती है। तो इसे कहते हैं तापीय तापीय प्रतिलोमता। क्या कहते हैं? तापीय प्रतिलोमता। तो राजस्थान में कम वर्षा होने का एक कारण क्या है? तापीय प्रतिलोमता भी है। ठीक है, जो टेम्परेचर इनवर्स वाली जो थ्योरी है वो भी यही है कि आपको ध्यान में रखना है ठंडी हवा नहीं है, जबकि गर्म हवा होने के कारण बादल जो है वो क्या असंतृप्त हो जाते हैं, बूंदे जो है वो पानी के जो कण है वो बूंदों का रूप नहीं ले पाते और बारिश नहीं हो पाती है। चौथा और कारण ठंडा हवा जो हवा है वो ठंडी हो सकती है यदि रेगिस्तान में क्या हो? ज्यादा वनस्पति हो। क्या हो? वनस्पति हो। वनस्पति होने से क्या होगा? वनस्पति होने से क्या होगा कि धरातल ठंडा होगा। धरातल ठंडा होगा तो यहाँ की हवा भी कैसी होगी? ठंडी होगी। लेकिन रेगिस्तान में वनस्पति भी नहीं है। तो राजस्थान में मरुस्थलीय प्रदेश में बारिश कम होने के कई कारण है। जैसे एक तो है अरावली की समानांतर स्थिति। या आरएस में एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। अरावली की समानांतर स्थिति। दूसरा समानांतर, दूसरा आप समझ लोगे, दूसरा तापीय प्रतिलोमता। तापीय प्रतिलोमता ये भी लाइन है तो ध्यान में रखना है। और तीसरा पॉइंट जो है वो है वनस्पति की कमी। क्या है? वनस्पति की कमी। और वैसे चौथी एक चीज और बता दूं कि चौथी की भारत वाला जो मानसून आता है जो अरब सागर के टकरा कर, तो वो भी जब यहाँ से गंगा की घाटी से इस तरफ से आएगा, इस तरफ से आएगा बंगाल की खाड़ी की शाखा, तो वो अरावली से यहाँ टकराती है और यहाँ बारिश कर लेती है। यहाँ वो मरुस्थल में, हमारे मरुस्थलीय प्रदेश में प्रवेश ही नहीं करती। ठीक है, बंगाल की खाड़ी के ये एकदम विरोध में खड़ा है, लेकिन अरब सागर की शाखा के ये एकदम समानांतर खड़ा है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आई होप राजस्थान में रेगिस्तानी प्रदेश में कम वर्षा होने का कारण ये है, ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पर जो है 20 से 50 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है और ये भी वर्षा जो होती है वो जुलाई से सितंबर के मध्य। यहाँ की जलवायु कैसी है? शुष्क है, उष्ण है और अत्यधिक विषम है। अचानक बहुत ज्यादा गर्मी, रात में बहुत ज्यादा ठंड है, दैनिक तापांतर अधिक होगा। दैनिक तापांतर यानी रात में रेत बहुत ठंडी हो जाती है, दिन में बहुत ही गर्म हो जाती है, शीघ्र गर्म और शीघ्र ठंडी। तो यहाँ पर जो है अत्यधिक विषम, शुष्क और उष्ण प्रकार की जलवायु। तापमान आप देखोगे तो 49 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है और सर्दियों में -3 डिग्री भी पहुंच जाता है, ये भी ध्यान में रखना है। यहाँ की प्रमुख फसलों में बाजरा है, मोठ है, गवार है, मतीरा है, जीरा है, तिल है, मूंग है, चना है, गेहूं है, सरसों है। और कुछ गंगानगर के क्षेत्र में जाओगे तो वहां पर किन्नू जैसे कुछ रसदार फल भी आपको देखने को मिलेंगे। उसका एक रीजन ये है कि वहां पर इंदिरा गांधी जो नहर है वो उसके होने के कारण है। यहाँ पर वनस्पति में आप देखोगे तो वनस्पति यहाँ जेरोफाइट्स है, यानी कि मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति मिलती है। मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति में क्या होता है कि इनकी जड़ें जो होती है वो बहुत गहराई में होती है और ये जो वनस्पति होती है ये कांटेदार होती है ताकि वाष्प उत्सर्जन, पानी जो है उसकी कम खपत हो जाए, बाहर जो है बहुत कम पानी आकाश में जाए। ठीक है, तो कांटेदार वनस्पति ज्यादातर, उसमें बबूल है, किंकर है, कूमट है, खेजड़ी है, केर है, बेर है, फोग है, बुई है, सीप है, धामण और सेवण घास भी है, ये भी ध्यान में रखना है। और यहाँ की प्रमुख नदियों को देखोगे तो लूनी है, कांतली है, गग्गर है और काकनी है या मसूरदी भी कहते हैं। और हम नदियां जब करेंगे बहुत अच्छे से नदियां कवर करने वाले हैं। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक कर खोलने वाले चीजों को, तो आप इसे मिस मत करना, आप जो है इसे मिस मत करना। ठीक है, तो ये कुछ विशेषता है जो आपके मेंस में लिखने के काम आएगी। लेकिन हम चलते हैं एक एक। देखिए, अब ये जो मरुस्थल है, ये जो हमारा राजस्थान का जो ये पश्चिमी मरुस्थली है, इस पश्चिमी मरुस्थल को भी दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में बांटा जाता है। आपको बता देता हूं, दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, इस पश्चिमी मरुस्थल को भी मैप कहाँ गया, दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर दो भागों में बांटा जाता है। और दो भागों में जो बांटा जाता है, आपको बता दो, दो भागों में बांटा जाता है, वो वर्षा जल रेखा के आधार पर बांटा जाता है। जैसे जैसे आप देखोगे कि ये है हमारी यहाँ पर अरावली। देखो, ज्योग्राफी में तो मैप जरूर बनाना। ठीक है, ज्योग्राफी में तो मैप तो जरूर बनाना। ये जो है हमारी अरावली है, अरावली पर्वतमाला है। और अरावली पर्वतमाला के आप देखोगे, अरावली पर्वतमाला पर जो है ये राजस्थान को दो भागों में बांटती है। ये हमारा पश्चिमी मरुस्थल है, लेकिन ये भी इस तरीके से कुछ दो भागों में बांटा जाता है वर्षा रेखा के आधार पर। ठीक है, वर्षा रेखा के आधार पर, जिसमें ये वाला जो भाग है, ठीक है, इसे कहते हैं शुष्क मरुस्थल। क्या कहेंगे? शुष्क मरुस्थल। और ये वाला जो भाग है इसे कहेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थल। क्या कहेंगे? अर्ध, यहां पर लिख लेता हूं, अर्ध शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क।
कि मरुस्थल तो है, यहाँ पर कुछ बहुत गहरा मरुस्थल, मतलब कि एकदम मरुस्थल की खास विशेषताएं आपको देखने को मिलेगी राजस्थान के एकदम पश्चिमी भाग में। लेकिन जैसे जैसे आप अरावली की तरफ आओगे तो मरुस्थलीय की जो विशेषता है वो थोड़ी कम होती जाएगी। इसे कहेंगे अर्ध मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल। लेकिन ये अर्ध शुष्क मरुस्थल भी चार भागों में बटा है। जैसे ऊपर वाला भाग इसे कहते हैं गग्गर का मैदान। क्या कहते हैं? गग्गर का मैदान। यहाँ पर इसे कहते हैं शेखावटी अंतर प्रवाह का क्षेत्र, शेखावटी अंतर प्रवाह का क्षेत्र। इसे कहते हैं नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। और इसे कहते हैं लूणी बेसिन। क्या कहते हैं? लूणी बेसिन। ठीक है। और शुष्क मरुस्थल है, ये भी दो भागों में बटा होता है। एक जहां पर बहुत सारे रेत के टीले हैं जिसको कहते हैं बालू का स्तूप वाला क्षेत्र, और एक ऐसा क्षेत्र जहां पर रेत के टीले नहीं है तो उसे कहते हैं बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। ये भी आपको ध्यान में रखना है। यानी कि राजस्थान का जो मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल है, जो 12 जिलों में बटा हुआ है, वो भी दो भागों में पहले बांटा जाता है। 25 सेमी वर्षा के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है। एक भाग जो है कहाँ गया ये? एक भाग जो है उसे कहते हैं शुष्क मरुस्थल, और एक भाग जो है उसे कहते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल। क्या कहते हैं? अर्ध शुष्क मरुस्थल। देखिए, मैं जो है यहाँ पर मैंने ये दो भागों में बांटा। ठीक है, ये दो भागों में बांटा, एक शुष्क मरुस्थल और ये अर्ध शुष्क मरुस्थल। ठीक है, इस वाला। लेकिन अर्ध शुष्क मरुस्थल भी दो भागों में बटा, पुनः बालू का स्तूप और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। और अर्ध शुष्क प्रदेश भी चार भागों में, गग्गर का मैदान, ठीक है, शेखावटी अंतर्वाह क्षेत्र, नागौरी उच्च भूमि और लूणी बेसिन। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। देखिए, ये रहा राजस्थान का जो ये पश्चिमी मरुस्थल है। ठीक है, पश्चिमी मरुस्थल जो थार का मरुस्थल है, इसे दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, एक है शुष्क मरुस्थल और एक है अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल के भी दो भाग, एक है बालू का स्तूप वाला जहां पर सैंड ड्यून्स बहुत ज्यादा है, और एक है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। अर्ध शुष्क मरुस्थल में भी चार भागों में बांटा जाता है, लूणी बेसिन, नागौरी उच्च भूमि, शेखावटी का अंतर प्रवाही क्षेत्र और गग्गर का मैदान। अब एक एक कर देखते हैं। सबसे पहले हम शुष्क मरुस्थल की ओर चलते हैं। शुष्क मरुस्थल, तो आप देखोगे कि शुष्क मरुस्थल जो है वो दो भागों में बटा गया है। ठीक है, और ये मरुस्थल आप देखोगे तो कुछ इस प्रकार सा है। ये जो है हमारी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा, इसके सारे इस प्रकार से जो है, इसके सारे यहाँ पर आप देखोगे कि इस प्रकार से फैला हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से ये जो है शुष्क जो है मरुस्थल ये फैला हुआ है। लेकिन ये भी दो भागों में बटा हुआ है। एक जो ये ब्लैक वाला भाग है इसे कहते हैं बालू का स्तूप वाला क्षेत्र, बालू का स्तूप वाला क्षेत्र। लेकिन जो ये बीच वाला भाग है इसे कहते हैं बालू का स्तूप मुक्त वाला क्षेत्र। यहाँ पर आपको बालिका यानी कि रेत के टीले आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बालू का स्तूप वाला जो क्षेत्र है वो मुख्य रूप से आप देखोगे तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर में देखने को मिलेगा, जहां पर कई प्रकार के बालू का स्तूप देखने को मिलेंगे। जैसे एक होता है अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ होता है जैसे हवा इस तरफ चल रही है लेकिन रेत का टीला इस तरीके से सामने खड़ा हो जाए। ठीक है, समकोण पर जो बालू का स्तूप खड़ा होता है उसे कहते हैं, या समकोण वाला बालू का स्तूप अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ। एक होता है अनुदैर्ध्य, यदि पवन इस तरफ चल रही है और रेत का टीला भी इस तरफ बन जाए तो इस 180 डिग्री पर, ठीक है, तो इसे कहेंगे अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। क्या कहेंगे? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। एक होता है पैराबोलिक, पवन के वेग की विपरीत दिशा में लेकिन परवलय आकार का, इस प्रकार का परवलय आकार का जो है ये बालू का स्तूप बनेगा। ये इस प्रकार का भी कह सकते हैं, इस प्रकार का बनेगा पैराबोलिक बालू का स्तूप। एक होगा सब्र काफिज, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सब्र काफिज, ये अरब का वर्ड है सब्र काफिज। जहां पर भी वनस्पति होगी तो इस वनस्पति के जो आसपास में रेत इकट्ठी होकर यहाँ जो इकट्ठी हो जाएगी, और वनस्पति के आसपास जब एक रेत के टीले का जो है निर्माण होगा तो ऐसे रेत के टीलों को क्या कहेंगे? सब्र काफिज बालू का स्तूप। क्या कहेंगे? सब्र काफिज बालू का स्तूप। अगला है बरखान बालू का स्तूप, जिसे कहते हैं अर्ध चंद्राकार बालू का स्तूप भी कहते हैं। इस प्रकार से चंद्रमा पूर्ण होता है लेकिन ये जो बालू का स्तूप बनेगा वो इस प्रकार का अर्ध चंद्राकार बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के बालू का स्तूप को क्या कहेंगे? बरखान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बरखान भी कहते हैं। और कुछ जो है लहरदार बालू का स्तूप बनते हैं, छोटी छोटी एकदम लहरदार। आप देखोगे कि आमतौर पर जो है इस प्रकार से छोटे छोटे जो है लहरदार बालू का स्तूप बनेंगे और इन्हें कहते हैं उर्मिकाय बालू का स्तूप।
तो जो हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है और जो शुष्क प्रदेश है उसमें जो बालुका स्तूप वाला क्षेत्र है उसमें अनुप्रस्थ बालुका स्तूप जो समकोण पर बनता है, अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप जो पवन के वेग के समानांतर बनता है, एक है पैराबोलिक जो वेग के विपरीत लेकिन परवलय आकार का होता है, परवलय आकार का होता है, एक होता है सब्रकापिज बालुका स्तूप जो वनस्पति के आसपास जो ये बनता है, एक होता है बरखान जो आप देखोगे बरखान जो है वो अर्धचंद्राकार बनता है और उर्मिकाएं जो होती है वो लहरदार होती है। कैसी है? लहरदार। और कुछ जो जिन्हें सीप भी कहा जाता है, एग्जाम में आ सकता है। सीप क्या होता है कि पवनों के वेग के कारण लंबे बालुका स्तूप बनते हैं लेकिन इसके बीच में जो कटी आकृति या खाली जगह होती है उसे सीप कहते हैं, उसे जो है सीप कहते हैं। जैसे बालुका स्तूप बने लेकिन छोटी सी जगह खाली होगी और फिर एक बालुका स्तूप बना तो ये खाली जगह है, इसे सीप कहते हैं। क्या कहते हैं? सीप। लेकिन कई बार जो है बारिश के कारण जो है इस खाली जगह पर आप देखोगे तो पानी भर जाता है, तो जहां पर जो है अस्थायी झीलों का निर्माण बन जाता है, अस्थायी झीलों का निर्माण बन जाता है। जैसे जोधपुर में आप बाप कहते हैं, बाड़मेर में आप थोब कहते हैं, तो इन्हें कहते हैं टाट या रन। क्या है ये? टाट होती है या रन, अस्थायी जो है लवण युक्त झीलें। जब इस सीप में पानी भर जाता है बारिश के समय तो इन्हें टाट या रन, जैसे जोधपुर में बाप कहते हैं और बाड़मेर में थोप भी कहते हैं। अब चलते हैं बालुका स्तूप वाला। बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र है, ऐसा क्षेत्र जहां पर बालुका स्तूप है ही नहीं। ये देखिए ये वाला जो हमारा रीजन है जहां पर बालुका स्तूप आपको देखने को नहीं मिलेंगे, पथरीला मरुस्थल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। और इस प्रकार की जो ये शैलें हैं इनका निर्माण जो हुआ है वो टर्सरी युग। ठीक है। टर्सरी युग जो है इस समय यहाँ पर अवसादी शैलों का निर्माण हुआ है। अवसादी शैलें निर्माण जो होती है वो हमेशा वाटर एंड वनस्पति, जल व वनस्पति से मिलकर ये बनती है अवसादी शैलें। और इन अवसादी शैलों में हमेशा खनिज संसाधन बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं और यहाँ पर चूना पत्थर की चट्टानें भी देखने को मिलती है। इसी क्षेत्र में थार का घड़ा, जिसे आप चंदन नलकूप भी कहते हैं, चंदन नलकूप थार का घड़ा इसी जगह स्थित है। और आपने नाम सुना एक लाठी सीरीज प्रदेश। लाठी सीरीज प्रदेश क्या है? आपको एक चीज और बता दो। लाठी सीरीज प्रदेश जो है कि इस प्रदेश में जहां पर बालुका के स्तूप नहीं है, इस प्रदेश में आप देखोगे यहाँ पर इसके भूगर्भ में एक जल युक्त एक पट्टी मिलती है। एक जल युक्त क्या मिलती है? पट्टी मिलती है जहाँ भूगर्भ में जल है और इसे कहते हैं लाठी सीरीज। ठीक है, लाठी सीरीज। और इस क्षेत्र में यदि नीचे जल का विस्तार है तो यहाँ पर जो है सेवन घास बहुत ज्यादा देखने को भी मिलती है। और सेवन घास में यहाँ पर आप देखोगे तो गोडावन भी खूब रहता है। और यहाँ पर इसी क्षेत्र में आपने नाम सुना होगा आकलवुड फॉसिल पार्क, आकलवुड, या इसे कहते हैं राष्ट्रीय मरु उद्यान भी कहते हैं। वो राष्ट्रीय मरु उद्यान इस लाठी सीरीज वाले क्षेत्र में ही फैला हुआ है। और कौन से दो जिलों में फैला हुआ है? जैसलमेर और बाड़मेर में, जैसलमेर और बाड़मेर में। और यहाँ पर एक सांप भी खूब प्रचलित है जिसका नाम है पीवना सांप। आपने ये एग्जाम में पूछा भी गया था एक बार कांस्टेबल में, पीवना सांप। ठीक है। ये लाठी सीरीज वाला क्षेत्र विशेष रूप से पोखरण से मोहनगढ़ तक जो है ये फैला हुआ है। ठीक है। और यहाँ पर सेवन घास जो अत्यधिक पौष्टिक घास मानी जाती है वो मिलती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ से ये राजस्थान का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय मरु उद्यान, जहां से इंदिरा गांधी नहर भी प्रभावित होती है। ये भी सवाल आए तो ध्यान में रखना कि राजस्थान का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जहां से इंदिरा गांधी नहर प्रभावित होती है तो वो यही प्रदेश है, ये भी आप ध्यान में रखना। तो सबसे पहले जो हम कवर कर रहे हैं उसमें आप देखोगे कि मरुस्थलीय भाग कवर कर रहे हैं। मरुस्थल को भी हमने दो भागों में बांटा, एक है शुष्क मरुस्थल और एक है अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल को हमने दो भागों में बांटा था जिसमें बालुका स्तूप वाला क्षेत्र और बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र, ये हमने दोनों कवर किए। अब हम चलते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल की ओर। कहां पर चलते हैं? अर्ध शुष्क मरुस्थल की ओर, जिसके चार भाग है। लूनी बेसिन, क्या नाम है? लूनी बेसिन, नागौर की उच्च भूमि, शेखावटी का अंतरप्रवाही क्षेत्र और गग्गर प्रदेश। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं चैट बॉक्स में आपके लिए अवेलेबल हूँ। आपकी कोई भी क्वेरीज है आप मुझे पूछ सकते हैं, ये रिकॉर्डेड क्लास है। और अगर आप और भी कोई डाउट है तो आप मुझे इस नंबर 7568894446 पर आप मुझे व्हाट्सएप और मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है। चलते हैं अर्ध शुष्क प्रदेश की ओर। और आप देखिए अर्ध शुष्क प्रदेश जो है, देखिए ये वाला प्रदेश जो है ये शुष्क मरुस्थल है। कौन सा है? शुष्क मरुस्थल। और ये पूरा वाला जो प्रदेश है, एक चीज और बांट के बता दूं,
हम पढ़ रहे हैं आज का राजस्थान का भौतिक प्रदेश जो हम कवर कर रहे हैं। और ये राजस्थान का भौतिक प्रदेश हमने सबसे पहले कवर किया जो है या कर रहे हैं, उसका नाम है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। क्या नाम है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जो इस प्रकार से विस्तृत है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश इस प्रकार से ये फैला हुआ है राजस्थान के टोटल 12 जिलों में, जहाँ पर 61 के आसपास क्षेत्रफल है और 40% जो है जनसंख्या यहाँ निवास करती है। और यहाँ पर भी हमने इसे दो भागों में बांटा है। यहाँ पर भी हमने दो भागों में इसे बांटा है। और दो भाग कौन से हैं? एक जिसे हमने ये भाग दिया था, ये नाम दिया था, जिसे हमने कहा था शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, और इसे भी दो भागों में बांटा था, एक बालू का स्तूप वाला और एक बालू का स्तूप मुक्त वाला। ठीक है, अब चलते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश जो है वो आपको ये वाला जो रीजन दिख रहा है, ये वाला इस तरफ के ये नीचे वाला जो ये रीजन दिख रहा है, ये राजस्थान का अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। लेकिन ये भी 4 भागों में बटा हुआ। कितने भागों में? 4 भागों में बटा हुआ है, जिसमें ऊपर गग्गर का मैदान, ठीक है, ऊपर जो है ये गग्गर का मैदान, ठीक है, गग्गर का मैदान। फिर आप देखोगे ऊपर जो है ये गग्गर का मैदान, ये आप देखोगे तो यहाँ पर, ठीक है, कांतली नदी बहती है, शेखावटी प्रदेश, तो इसे कहते हैं शेखावटी उत्तर प्रवाह क्षेत्र। यहाँ पर आप देखोगे तो नागौर की उच्च भूमि है, इसे कहेंगे नागौरी उच्च भूमि। और सबसे नीचे जो ये वाला रीजन है इसे कहते हैं लूणी बेसिन। क्या कहते हैं? लूणी बेसिन। एक एक कर हम देखते हैं। देखिए लूणी बेसिन, लूणी बेसिन के बारे में हम बात करें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लूणी जो है, लूणी नदी आप देखोगे तो यहाँ पर है अरावली। कौन सी पर्वतमाला है? यहाँ पर है अरावली। अरावली, ठीक है, अरावली पर्वतमाला है ये। और अरावली पर्वतमाला में यहाँ पर एक अजमेर में एक पर्वत है जो अरावली का ही भाग है, जिसे कहते हैं नाग पहाड़। क्या कहते हैं? नाग पहाड़। और नाग पहाड़ से 2 जलधाराएं निकलती है, सागरमती और सरस्वती। सागरमती और सरस्वती। और ये अजमेर में गोविंदगढ़ में ये मिलती है अजमेर के। और वहां से गोविंदगढ़ से इसे क्या कहा जाता है? लूणी बेसिन। क्या कहा जाता है? लूणी नदी कहा जाता है। और लूणी नदी राजस्थान में प्रवाहित होते हुए आगे जो है कच्छ के रण में, आगे जो है यहाँ पर कच्छ के रण में जो है यहाँ विलुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? यहाँ विलुप्त हो जाती है। यानी कि लूणी नदी जो है वो राजस्थान और गुजरात में प्रवाहित होती है, राजस्थान और गुजरात में प्रवाहित होती है। लेकिन ये जो है राजस्थान के 6 जिलों से प्रवाहित होती है। कहां से? 6 जिलों से। सबसे पहला यहाँ पर आप 6 जिलों में मैं बात बताऊं तो एक है अजमेर, फिर जाती है वो नागौर में, नागौर से प्रवेश करती है वो जोधपुर में, जोधपुर से प्रवेश करती है वो पाली में, पाली से प्रवेश करती है वो जालोर में, और जालोर से प्रवेश करती है वो बाड़मेर में, और बाड़मेर से होते हुए गुजरात में। 6 जिलों में प्रवेश करती है। तो लूणी बेसिन जो है वो मुख्य रूप से इन 6 जिलों में है। सॉरी, पूरे रूप में तो 6 जिलों में है, लेकिन मुख्य रूप से इन 3 जिलों में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, जोधपुर, जालोर और ये बाड़मेर वाला रीजन है, यहाँ पर जो है लूणी नदी का जो विस्तार है वो थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, तो इसे कहते हैं लूणी बेसिन। और ये अर्ध शुष्क प्रदेश में, कहां पर है? अर्ध शुष्क प्रदेश में। और विशेष रूप से आप देखिए कि ये जालोर, पाली और बाड़मेर में आपको देखने को मिलेगी, जिसे गौडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। और इस प्रदेश में बाड़मेर में मोकलसर से सिवाना तक जो है यहाँ पर एक गोलाकार पहाड़ी भी देखने को मिलेगी। बहुत ज्यादा लंबी गोलाकार पहाड़ी है, जिसे 56 की पहाड़ियां भी कहते हैं। 56 की पहाड़ियां भी कहते हैं। ठीक है, 56 की पहाड़ियां भी कहते हैं। देखिए 56 का मैदान जो है बांसवाड़ा वाले रीजन में, लेकिन 56 की पहाड़ियां जो है वो सिवाना, बाड़मेर वाले रीजन में है। और 56 की पहाड़ियों में ही कुछ छोटी छोटी पहाड़ियां है, जैसे आपने नाम सुना होगा एक नाकोड़ा पर्वत, एक आपने नाम सुना होगा हल्देश्वर की पहाड़ी। और हल्देश्वर की पहाड़ी पर जो है एक दुर्ग भी स्थित है, सिवाना का किला, आपने नाम सुना होगा, सिवाना का किला। ठीक है, सिवाना का किला जो है वो हल्देश्वर दुर्ग पर ही स्थित है। और हल्देश्वर जो ये पहाड़ी है, यहाँ पर एक छोटा सा गांव है, पहाड़ी हिल स्टेशन है, जिसे कहते हैं पीपलुद गांव। क्या कहते हैं? पीपलुद गांव। और कहते हैं कि ये राजस्थान का लघु माउंट आबू भी है। क्या कहते हैं? राजस्थान का लघु माउंट आबू भी है। ये भी ध्यान में रखना इस पीपलुद गांव को। और यहाँ पर आप देखोगे कि जालोर में जाओगे तो जालोर में यहाँ पर सुंदा पर्वत भी है, जहाँ पर कई प्रकार के इसके नाम भी है, झारोल पर्वत, इसराना भाकर, रोजा भाकर भी कहते हैं। अरावली वाले प्रदेश में हम कवर करेंगे। तो ये आमतौर पर लूणी बेसिन है, लूणी नदी है। और इस लूणी नदी में लूणी की एक सहायक नदी भी है जवाई, और इस जवाई नदी पर एक जवाई बांध भी है। ठीक है, जिसे जोधपुर के महाराजा द्वारा बनाया गया था, जवाई बांध।
और जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं। और इस रीजन में धोकड़ा वन पाए जाते हैं। कैसे? धोकड़ा वन या धोक वन पाए जाते हैं, जो राजस्थान में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये लूनी बेसिन की हमने बात की। इस लूनी बेसिन की बात की जो विशेष रूप से तो 6 जिलों में है, लेकिन अगर आप बात करें मुख्य रूप से तो वो 3 जिलों में विस्तृत है ये। लेकिन लूनी नदी जो है वो 6 जिलों से होकर प्रवाहित होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं नागौरी उच्च भूमि की तरफ। और ये देखिए अर्ध शुष्क प्रदेश की बात करें ना, हम अर्ध शुष्क प्रदेश की बात, ठीक है, थोड़ा मैप बना देते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमारा अरावली बना देते हैं, ये हमारा अरावली है, ठीक है, ये अरावली है। और ये अर्ध शुष्क प्रदेश मैंने पूरा बनाया है, ठीक है, आपके लिए। जो इस तरफ ब्लू कलर और अरावली के, सॉरी, ये जो ब्लू कलर और अरावली के जो बीच का भाग जो है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सबको। देखिए ये है हमारा शुष्क प्रदेश, ये है अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश में हमने सबसे पहली जो बात की वो इस बेसिन की बात की, लूनी बेसिन की। किसकी बात की? लूनी बेसिन की। अगला हमारा बेसिन है नागौरी उच्च भूमि। क्या नाम है? नागौरी उच्च भूमि। इसके बाद हम कवर करेंगे ये शेखावाटी अंतर प्रवाह क्षेत्र, शेखावाटी अंतर प्रवाह क्षेत्र। और इसके बाद अंतिम जो है उसे कहते हैं गग्गर बेसिन या गग्गर का मैदानी भाग। तो ये जो 4 भाग मिलकर इसे कहते हैं अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध। अब देखिए ये नागौरी उच्च भूमि जो है ना, नागौरी उच्च भूमि, इस नागौरी उच्च भूमि में आप देखोगे तो यहाँ पर भी चूना पत्थर की चट्टानें आपको देखने को मिलेगी, चूना पत्थर। और यहाँ पर आपको कई प्रकार की जो है अस्थायी या फिर अस्थायी जो है, अस्थायी एवं स्थायी, यहाँ पर आपको जो है खारे पानी की झीलें आपको देखने को मिलेगी, विशेष रूप से जिसमें आपने नाम सुना होगा, डेगाना नाम आपने सुना होगा, ठीक है ना। डेगाना वगैरह है जो ये, जैसे एक और झील है जायल है, ठीक है, जायल जो है ये जो है आपको यहाँ नागौरी उच्च भूमि में देखने को मिलेगी, जहां पर जो है। और सांबर भी आप देखोगे कि सांबर की एक सीमा जो है वो नागौर से भी लगती है, सांबर झील जो यहाँ देखने को मिलेगी। तो ये जो है यहाँ पर विशेष रूप से नमक का उत्पादन ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, नमक का उत्पादन ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। फिर चलते हैं शेखावाटी अंतर प्रवाह क्षेत्र। अंतर प्रवाह इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर एक नदी बहती है, कांतली नदी, जो सीकर में खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, सीकर में खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। और 3 जिलों सीकर, चूरू और झुंझुनू जिलों में ये प्रवाहित होती है। ये अंतर प्रवाह वाली नदी है, अंतर प्रवाह वाली नदी है। चूरू की सीमा पर यह विलुप्त हो जाती है, इसलिए इस प्रदेश को भी क्या कहा जाता है? शेखावाटी अंतर प्रवाह प्रदेश। ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर आपने नाम सुना होगा कि यहाँ पर जो है तांबा, ठीक है, तांबा जो है, तांबा विशेष रूप से यहाँ खूब मिलता है, ये भी ध्यान में रखिए। अगला चलते हैं गग्गर की ओर। और गग्गर वाला प्रदेश, इसे गग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। जो अरावली में शिवालिक की पहाड़ियां है, यहाँ से एक नदी निकलती है, ठीक है, गग्गर नदी, जो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब में प्रवेश करती है, पंजाब के बाद हरियाणा में आती है, और हरियाणा के बाद में ये जो नदी है ये राजस्थान में सबसे पहले आप देखोगे तो हनुमानगढ़ में तलवाड़ा के निकट जो है ये हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ के बाद में ये जो है नदी जो है ये कहाँ प्रवेश करती है? श्रीगंगानगर। और श्रीगंगानगर के बाद में ये जो पाकिस्तान में जाकर फोर्ट अब्बास के आसपास जो है ये विलुप्त हो जाती है, और कई बार बाढ़ आ जाती है तो पानी आगे भी पहुंचता है, ठीक है। तो इस गग्गर नदी के पाट वाले क्षेत्र, जिसको नाली कहते हैं, नाली, इस पाट वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? गग्गर वाला प्रदेश। ये आमतौर पर देखोगे तो यहाँ पर थोड़ी जल, इंदिरा गांधी नहर के कारण जो है जल की उपलब्धता अच्छी है, ठीक है। और हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में ये विस्तृत है। इस नदी को कई बार जो है लेटी हुई नदी भी कहते हैं, लेटी हुई नदी भी कहते हैं, मृत नदी भी कहते हैं, ठीक है, मृत नदी भी कहते हैं, ध्वसुदती नदी भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है, नदियों में हम इसे कवर करेंगे। और एक चीज और कि यहाँ पर आप देखोगे कि इस बेसिन में जो इस नदी का भाग है उसे नाली या पाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाली या पाट कहा जाता है। यहाँ पर एक पीले प्रकार की विशेष रूप से मृदा मिलती है, पीली मृदा भी मिलती है विशेष रूप से, जिसे मेरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरा भी कहते हैं। तो ये अर्ध शुष्क प्रदेश है। ये क्या है? अर्ध शुष्क प्रदेश है। इनकी विशेषताएं कैसी है, क्या है? मैं इसमें सवाल आए तो विशेषताएं वही है जो हमने पहले डिस्कस की थी आपके सामने। विशेषताएं वही है। जैसे आप देखोगे कि ये वाली विशेषताएं, ठीक है, मरुस्थलीय प्रदेश की विशेषताओं से सवाल आए तो आपको यही चीजें लिखनी है, आपको जो है यही चीजें लिखनी है।
और बाकी हमने जो है स्पेशल आपको इस तरीके से हमने कवर किया। अभी आगे और है, थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है, आगे और है। अब देखिए, ये तो अपने भौतिक प्रदेश के आधार पर मरुस्थल को हमने पढ़ा, लेकिन यदि मरुस्थल को मरुस्थल के प्रकार से ही बांटे, ठीक है, कई बार यहां से भी सवाल आए, यदि मरुस्थल को मरुस्थल के प्रकार से ही बांटे तो जो ज्योग्राफी मानने वाले लोग, जो भूगोल के वेत्ता जो है, वो मरुस्थल को 4 भागों में बांटते हैं। एक कहते हैं महान मरुस्थल, एक कहते हैं चट्टानी मरुस्थल, एक कहते हैं पथरीला मरुस्थल और एक होता है लघु मरुस्थल। अगर इन चारों आधार पर राजस्थान के थार के मरुस्थल को बांटा जाए, यदि इन चारों आधार पर राजस्थान के थार के मरुस्थल को बांटा जाए, तो आप देखोगे कि राजस्थान में जो महान मरुस्थल जो है, राजस्थान में जो महान मरुस्थल है, ये मैं भारत का छोटा सा मैप बना लेता हूं, ठीक है, ठीक है, ये हमारा जो राजस्थान है, और ये बना लेता हूं गुजरात, ठीक है, ये बना लेता हूं गुजरात, ये राजस्थान मुख्य रूप से, और ये जो है गुजरात। अब महान मरुस्थल आप देखोगे तो आपको ये दिखाई देगा कि यह शुष्क मरुस्थल है, और कच्छ की खाड़ी से आप यहाँ देखोगे कि कच्छ की खाड़ी से ये जो है बॉर्डर के सारे पंजाब तक है, बॉर्डर के सारे पंजाब तक है, जिसे क्या कहते हैं, महान मरुस्थल, क्या कहते हैं, महान मरुस्थल। और इसे इर्ग भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इर्ग भी कहते हैं, क्योंकि ये पूर्ण रूप से रेतीला मरुस्थल है। कैसा है, रेतीला मरुस्थल है, पूर्ण रूप से रेतीला मरुस्थल है, इसलिए इसे कई बार जो है इर्ग भी कहते हैं। और राजस्थान में इर्ग का विस्तार जो है वो बॉर्डर के सहारे, ये आपको ध्यान में रखना। आगे आप देखोगे तो अगला है चट्टानी मरुस्थल। क्या है, चट्टानी मरुस्थल। और आप देखोगे कि चट्टानी मरुस्थल जो है वो जैसलमेर के पोखरण, रामगढ़, बाड़मेर तथा जालोर के मध्य विस्तार है। आप देखोगे कि यहाँ पर हमारा जैसलमेर, पोखरण और ये जो जालोर वाला जो भाग है, यहां पर आप देखोगे तो ये कौन सा मरुस्थल आपको दिखाई देगा, ये जो मरुस्थल दिखाई देगा वो है चट्टानी मरुस्थल, ठीक है, चट्टानी मरुस्थल। और इसे हमादा के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है, हमादा यानी ऐसा मरुस्थल जो चट्टानी हो, कैसा हो, चट्टानी। अब तीसरा आप देखोगे, तीसरा तो उसे कहते हैं पथरीला मरुस्थल। क्या कहेंगे, पथरीला मरुस्थल। और पथरीला मरुस्थल जो है राजस्थान में विशेष रूप से जैसलमेर के रुद्रवा और रामगढ़ में पथरीला मरुस्थल देखने को मिलेगा। ऐसे यहाँ पर मैं ऐसे ही बना देता हूं आपको, ठीक है, पथरीला मरुस्थल जैसलमेर के रुद्रवा और रामगढ़ में देखने को मिलेगा। और इस पथरीले मरुस्थल को रेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेग। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इर्ग क्या है, इर्ग है रेतीला मरुस्थल। हमादा क्या है, हमादा जो है वो है चट्टानी मरुस्थल। क्या है, चट्टानी मरुस्थल। रेग क्या है, रेग जो है वो पथरीला मरुस्थल। ये भी आपको ध्यान में रखना है। रेग कहाँ मिलेगा, जैसलमेर के रुद्रवा और रामगढ़ में। लघु मरुस्थल जो है वो कच्छ के रण से बीकानेर के महान रेगिस्तान जो है वहां तक जो फैला हुआ है, इसे राजस्थान का लघु मरुस्थल भी कहते हैं। महान मरुस्थल पंजाब तक है, जबकि जो लघु मरुस्थल जो है वो बीकानेर तक है। ये की पॉइंट है आपको पहचानने का, ये आप ध्यान में रखिएगा, ये आपको ध्यान में रखिए। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें वन लाइनर आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, जैसे टाट या रन क्या होती है। टाट या रन क्या होती है कि जैसे बालू का स्तूप वाला जो क्षेत्र है, दो बालू का स्तूप के मध्य यदि जो सीप है, यानी कि जो खाली जगह है, जो यहाँ पर खाली जगह है, यहाँ पर वर्षा हो गई, क्या हो गई, वर्षा। और वर्षा होने के कारण यहाँ पर अस्थायी झील जो है, पानी भर गया, छोटी मोटी झीलों का निर्माण हो गया, तो इसे क्या कहेंगे, टाट या रन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे जोधपुर में इस प्रकार की अस्थायी झीलों को क्या कहा जाता है, बाप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बाप। बाड़मेर में क्या कहा जाता है, बाड़मेर में कहा जाता है थोब, ठीक है, बाड़मेर में कहा जाता है थोब। ये आपको चीजें ध्यान में रखना है। ये दलदली होती है, झील है, लवणीय दलदली है। महरो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी सवाल आ सकता है आपके एग्जाम में ये भी सवाल आ सकता है, महरो, ठीक है। देखिए महरो जो होता है वो ध्यान में रखना है कि थार मरुस्थल के जटिल बालू का स्तूपों की कतार के मध्य निचली भूमि जो वर्षा जल से युक्त हो जाती है, उसे कई बार राजस्थान के लोग राजस्थानी भाषा में या स्थानीय भाषा में मरहो भी कहते हैं।
मतलब चीज तो वही है, लेकिन बस उच्चारण, बोली में उच्चारण अलग है। मारो ये ध्यान में रखना है। धरियन क्या कहते हैं? धरियन विशेष रूप से जैसलमेर के स्थानांतरित बालुका स्तूपों को क्या कहेंगे? धरियन। और सर्वाधिक इनका स्थानांतरण होता जो है वो मार्च से जुलाई महीनों में इन धोरों का या इन धरियन का सर्वाधिक एक जगह से दूसरे जगह पर स्थानांतरण होता है। पीवना क्या है कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाया जाने वाला जो विशेला सांप जो है वो पीवना है। वैसे तो राजस्थान के मरुस्थलीय 12 जिले हैं, लेकिन राजस्थान का जो मरु जिला कहा जाता है वो बाड़मेर को कहा जाता है। और जोहर क्या होते हैं? जोहर जो है वो शेखावटी क्षेत्र, जो हमने शेखावटी अंतर प्रवाह प्रदेश पढ़ा था, उस शेखावटी अंतर प्रदेश में जो कच्चे छोटे मोटे जो तालाब है उसे कहा जाता है जोहर, जो एक पारंपरिक जल संरक्षण का एक प्रकार भी है। तो राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश में राजस्थान की ज्योग्राफी को बांटा जाता है। आज हमने जो है पश्चिमी मरुस्थलीय जो भौतिक प्रदेश है उसमें कवर किया है। आपका इससे सवाल बाहर नहीं जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के आपके जो कंप्लीट कोर्स है, देखिए आपकी जो आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, पटवार की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी या एसआई की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी की आप तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने गूगल प्ले स्टोर से, और वहां पर आपको आरपीएससी पर क्लिक करना है और फिर वहां पर जो है आपको गेट सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करना है। जहां पर पूरे आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपका कोर्स मिलेगा। इसके साथ आपको नोट्स मिलेंगे, आपकी जो टेस्ट सीरीज शामिल होगी, और एक चीज और, आपको 10%, देखिए आपके पूरे कोर्स की जो फीस होगी वो मात्र 8,400 रुपए होगी, मात्र 8,400 रुपए। लेकिन आप इसमें 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। उसके लिए आपको रेफरल कोड आपको यूज करना होगा, और रेफरल कोड आपसे मांगा जाएगा। उसमें आपको सुरेश 10 यूज करना है, जिससे फायदा ये होगा कि यही जो 8,400 रुपए का कोर्स है वो मात्र आपके लिए 7,560 रुपए में सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करवाया जाएगा। आपको YouTube पर जो टीचर पढ़ा रहे हैं उन किसी भी टीचर का आपको कोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। सभी टीचर के कोर्स मात्र इस एक कोड सुरेश 10 में शामिल हो गए। सबके कोर्स फ्री देख सकते हैं। फिर भी आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे इस नंबर 75694446 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान रखिए अपना, अपने परिवार का, और अगर आप नहीं भी जुड़ना चाहें तो ऑथेंटिक और अपने ट्रेंड के हिसाब से अपनी तैयारी जरूर करें, ताकि आपका जो सपना है वो पूर्ण हो सके। बाय बाय, टेक केयर।